नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूँ रामनारायण मीणा। विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो में उपभोक्ता के व्यवहार का हिग्स सैलूटस की विश्लेषण का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम ये देख रहे हैं कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में होने वाले प्रभाव की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। जैसा कि पूर्व वीडियो में मैंने बताया था कि सामान्यतः अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। मार्शल ने यदि हमारे उपभोग में दो वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं को आपस में संबंधित न मान करके, यानी असंबंधित मान करके, और ये विश्लेषण किया कि एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता को प्रभावित नहीं करती है। इसके कारण वो अपने विश्लेषण में ये आगे नहीं बढ़ पाए कि प्रतिस्थापन वस्तुएं एक दूसरे की कॉम्पिटिटिव होती है या कॉम्प्लीमेंट्री होती है। हिग्स सैलूटस्की ने इस बात को चुनौती दी और उन्होंने ये कहा कि कीमत में होने वाले प्रभाव वस्तुतः दो प्रभावों का संयुक्त परिणाम है, जिसको उन्होंने क्रमशः प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव कहा। प्रतिस्थापन प्रभाव में दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होने पर दो वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्राओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, जबकि आय प्रभाव के अंतर्गत उपभोक्ता की वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन से दोनों वस्तुएं एक्स और वाई के उपभोग में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण करता है। इस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव, इन दोनों का योग कीमत प्रभाव होता है। तो एक प्रकार के मांग के नियम की स्पष्टतः व्याख्या यहाँ पर हिग्स के इस विश्लेषण में की गई है और इसी से ही उन्होंने ये कहा कि टोटल इफेक्ट ऑफ ये प्राइस चेंज इज द टोटल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एज द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर। यानी एक कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता एक साम्य स्तर से दूसरे साम्य स्तर पर जाने को कुल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। कीमत परिवर्तन से उपभोक्ता एक साम्य से दूसरे साम्य जाने से मांग की कुल मात्रा में हुए परिवर्तन को कुल प्रभाव कहते हैं, अर्थात कुल प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव है। और यह प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का अलग अलग सेपरेशन या इनका अलग अलग विश्लेषण ये हमारे इस पिछले वीडियो में था और इस वीडियो में रहेगा। विद्यार्थियों, ये बता दूं कि यहाँ पे अभी तक मैंने ये बताया है कि कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता एक साम्य बिंदु से जब दूसरे साम्य बिंदु पर जाता है तो उसको कुल प्रभाव कहते हैं। और कुल प्रभाव दो प्रकार के प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का योग है। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से कुल प्रभाव को सैलूटस्की ने दो भागों में विभाजित किया है। ये प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव है। अब यहाँ पर ये बात आपके अच्छी तरीके से आ जाए, मैं संक्षिप्त वीडियो में केवल आपको आज ये बताऊंगा कि हम कीमत में होने वाले परिवर्तन से को जिसको हमने कुल प्रभाव कहा है वो दो प्रभावों का योग, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। तो प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए हमें आय प्रभाव के संदर्भ में क्या मान्यता है और आय प्रभाव को ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिस्थापन प्रभाव के संदर्भ में क्या मान्यता है। तो देखिए, सैलूटस्की ने इस समीकरण में दोनों प्रभावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए अन्य बातें यथावत रहने, यानी अन्य बातें समान रहने की जो मान्यता है उसको लैटिन भाषा में सैटेरिस पेरेबस कहते हैं।
और इसको अंग्रेजी में अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट कहते हैं, और हिंदी में हम कह रहे हैं अन्य बातें यथावत रहने पर या अन्य बातें समान रहने की मान्यता। तो माइक्रो विश्लेषण है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब किसी एक चर में होने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो अन्य चरों को हम स्थिर कर देते हैं, उनको कांस्टेंट रख करके बात लेते हैं। तो यही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अन्य बातें एक किसी, जब दो प्रभाव है, प्रतिस्थापन प्रभाव और आई प्रभाव, जब प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करना चाहते हैं और इसका स्वतंत्र रूप से मांग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बात का अध्ययन करने के लिए हमें अन्य बातें समान रहने की मान्यता ली है। अब क्या है अन्य बातें समान रहने की मान्यता? देखिए, बहुत संक्षिप्त में यह है कि चाहे आपको ये अवकलन की विधि आती है या नहीं आती है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अवकलन की विधि का हम अध्ययन हमने यदि नहीं किया तो खास बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर आप लोगों का, और ये जैसे रेगुलर क्लास होगी तो मैं हल्का सा इसके 5-7 नियम जो है वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो यहां पर आंशिक अवकलन का अर्थ यह है, सलोटस्की ने बतलाया कि सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव जानते समय हमारी यह मान्यता रहती है। अब ये मान्यता क्या है? अन्य बातें समान रहने की मान्यता है, जो पिछले पेज में मैंने बताया। सापेक्ष मूल्यों में परिवर्तन का प्रभाव जानते समय हमारी मान्यता ये रहती है कि उपभोक्ता पर आय प्रभाव शून्य है, अर्थात वास्तविक आय शून्य, वास्तविक आय में शून्य परिवर्तन रहता है, वह उसी उदासीनता वक्र पर रहता है। यानी इसका अर्थ यह है कि जब हम प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करना चाहते हैं तो उपभोक्ता प्रारंभिक सामने वाला जो उपभोक्ता वक्र है उसी पे वो रहता है, यानी उसी उदासीनता वक्र पर रहता है। हालांकि सापेक्ष मूल्यों में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता y की मात्रा और x की मात्रा में आपस में सब्स्टिट्यूट करेगा, परिवर्तन करेगा, इसलिए तो इसका नाम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है कि एक को बढ़ाता है तो दूसरे को घटाता है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी को कांस्टेंट रखना है। और ये हमारी मान्यता है कि भाई एक उपभोक्ता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब यदि मान लो वो x की मात्रा को बढ़ाता है तो y की मात्रा में उसको टोटल यूटिलिटी को कांस्टेंट रखने के लिए y की मात्रा में कमी करनी होती है। तो इस प्रकार से सापेक्ष मूल्यों में परिवर्तन के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए आय प्रभाव को शून्य माना जाता है, अर्थात उपभोक्ता प्रतिस्थापन प्रभाव के विश्लेषण के अंतर्गत आय प्रभाव शून्य है। उपभोक्ता उसी तटस्थता वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मूव करता है, विचलन करता है। तो ये तो हो गया कि हम प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करना चाहते हैं तो उपभोक्ता उसी तटस्थता वक्र पर रहता है। अब दूसरी तरफ देखिए, हमने कहा कि भाई टोटल प्राइस इफेक्ट है वो दो प्रभावों का संयुक्त योग है। किस किस का है? प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव। अब हमने ये कहा कि प्रतिस्थापन प्रभाव तो उसी तटस्थता वक्र पर मोमेंट है और आय प्रभाव शून्य है यहाँ पे। अब आय प्रभाव को ज्ञात करना चाहते हैं तो प्रतिस्थापन प्रभाव को शून्य करते हुए आय प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। तो हम इसको ये कहते हैं कि आय प्रभाव को जानने हेतु ये मान्यता ली जाती है कि प्रतिस्थापन प्रभाव शून्य रहता है, अर्थात सापेक्ष मूल्यों के यथावत रहने पर आय प्रभाव के कारण उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है। तो यहां पर आय प्रभाव को ज्ञात करते समय प्रतिस्थापन प्रभाव को शून्य माना जाता है, लेकिन आय प्रभाव की खासियत यह है कि हम ऊंचे या नीचे तटस्थता वक्र पर जाते हैं। यदि आय बढ़ती है तो ऊंचे तटस्थता वक्र पर जाते हैं और आय घटती है तो नीचे तटस्थता वक्र पर आते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये कीमत प्रभाव है। अब आपको ये आंशिक अवकलन समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई खास बात नहीं है, इसको हम ज्यादा देखना नहीं, केवल हाँ ये जरूर बता देता हूँ कि है क्या। कीमत प्रभाव दो प्रभावों का योग है, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव, इसको कुल प्रभाव कहते हैं हम। अब यहाँ पे कीमत प्रभाव क्या है? ये डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन है और ये यह है कि ऊपर वाले चर को हम निर्भर चर मानते हैं और नीचे वाले चर को स्वतंत्र चर मानते हैं। स्वतंत्र चर में परिवर्तन हो रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब है मार्जिनल चेंज
इन द प्राइस यहाँ पर। तो मार्जिनल चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ क्वांटिटी एक्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइसेज ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन। डी यहाँ पर आप समझिए कि डी का अर्थ यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे डेल्टा है, यानी सीमांत परिवर्तन है। तो किसमें सीमांत परिवर्तन? कीमत में परिवर्तन। कीमत में सीमांत परिवर्तन करने पर एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पे क्या प्रभाव होता है? वो दो प्रभाव है। क्या क्या है? देखिए, पहला यह है कि पी एक्स पी वाई, यानी एक्स वस्तु की कीमत और वाई वस्तु की कीमतों का सापेक्ष अनुपात है। तो कीमतों का सापेक्ष अनुपात, एक्स और वाई वस्तु की कीमतों का सापेक्ष अनुपात में परिवर्तन, इसका मतलब क्या हुआ? कीमतों का सापेक्ष अनुपात में परिवर्तन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो कीमतों के सापेक्ष अनुपात में परिवर्तन होने पर एक्स की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा है? जबकि यहां पर U यानी टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट, CONS का मतलब है तो कांस्टेंट, यानी यूटिलिटी कांस्टेंट। इसका मतलब है कि उपभोक्ता उसी तटस्थ वक्र पर रहता है कि मान्यता के अंतर्गत कीमतों के सापेक्ष परिवर्तन होने पर एक्स की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये पूरा आप देखेंगे तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव है। तो नीचे मैंने हिंदी में लिखा प्रतिस्थापन प्रभाव, केवल इतना याद कर सकते हैं कीमत प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव, लेकिन ये इसको बीजगणितीय रूप से व्याख्यात कर रहा है। अब देखिए, ये तो हो गया। प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए उपभोक्ता उसी तटस्थ वक्र पर रहता है, इसका मतलब आई प्रभाव शून्य है। अगला प्लस, यानी कीमत में परिवर्तन होने पर प्रतिस्थापन प्रभाव हुआ और फिर एक आई प्रभाव होगा। अब आई प्रभाव क्या है? आई, ये एम कीमत को बताता है और एक्स क्या है? एक्स की मांगी जाने वाली मात्रा। कीमत उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर एक्स वस्तु की मांग मात्रा पर क्या प्रभाव, मांग पर क्या, मात्रा शब्द यूज नहीं होगा, यहाँ मांग में वृद्धि की बात होगी। तो मांग में कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है? हमारी जो कीमत में उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है, तो एक्स की मांगी जाने, एक्स की मांग में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो एक्स की मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि आय प्रभाव धनात्मक होता है। तो आय में वृद्धि होने पर एक्स की मांग में वृद्धि होगी। मान्यता क्या है यहाँ पर? पी एक्स पी वाई, यानी कीमतों का सापेक्ष अनुपात इक्वल टू कांस्टेंट, कीमतों का सापेक्ष अनुपात कांस्टेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि उपभोक्ता के प्रतिस्थापन प्रभाव को शून्य मानने की मान्यता में रहते हुए आय में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण कर रहा है। तो कीमत प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव, ये दोनों का योग कुल प्रभाव कहलाएगा। इसको सेल्यूटस के समीकरण कहते हैं, ये ऊपर वाले सेल्यूटस के समीकरण में बतलाया गया है कि पीएक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी पीएक्स में कमी होने के फलस्वरूप एक्स की मांग में होने वाला परिवर्तन वस्तुतः प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का संयुक्त प्रभाव है। कीमत में कमी का प्रभाव भी हम समीकरण में देख सकते हैं। तो देखिए, यहां पर कीमत में कमी है, तो ये 0 से, देखिए कीमत में कमी है, ये कीमत में कमी को बता रहा है। तो ये देखिए, कीमत में कमी होने पर जो प्रभाव है उसको किस प्रकार से बताया गया है? 0 से ज्यादा है, अर्थात कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी। और कैसे बताया गया है? सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होने पर एक्स की मात्रा में परिवर्तन, जबकि यूटिलिटी कांस्टेंट है उसी तटस्थ वक्र पर रहता है। सापेक्ष कीमतों, और दूसरा आय में परिवर्तन होने पर एक्स की मात्रा में परिवर्तन, जबकि उपभोक्ता की सापेक्ष उपभोक्ता के लिए प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई, यानी रिलेटिव प्राइसेस कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर कीमत प्रभाव, कीमत में कमी होने पर होने वाला प्रभाव धनात्मक होता है, क्यों, तथा आय प्रभाव धनात्मक। सेल्यूटस्की के मतानुसार चूंकि वस्तुएं एक दूसरे से प्रतिस्थापक है, तो कीमतों में सापेक्ष परिवर्तन से प्रतिस्थापन प्रभाव उपभोक्ता के व्यय को पुनः आवंटित करता है। यहाँ सामान्य वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव को समर्थन करता है। यहाँ कीमत में कमी होने से आय प्रभाव धनात्मक है तथा प्राइस ऑफ, इसको हम कहेंगे कीमत प्रभाव
के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में तो धनात्मक प्रभाव हो रहा है, क्योंकि कीमत में कमी होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो ये वैसे टेक्निकल रूप से हम कहेंगे तो जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। कीमत में कमी होगी तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी। यहाँ पर आय में वृद्धि होगी तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी। लेकिन ये कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में ऋणात्मक संबंध को बताता है। और यहाँ जो आय प्रभाव वो आय और एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में धनात्मक प्रभाव को बताता है। अतः कीमत में पर दोनों के कारण ही वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। अतः कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि होगी। अब कीमत में वृद्धि होने पर यह स्थिति इससे उलट हो जाएगी। धनात्मक कीमत प्रभाव होगा पर प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होगा और आय प्रभाव भी ऋणात्मक होगा। स्पष्ट प्रतिस्थापन प्रभाव ये सिद्ध करता है कि यह स्वयं कीमतों तक मांग की मात्रा में विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। प्रतिस्थापन प्रभाव कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। पूर्व संतुष्टि स्तर पर लाने हेतु उपभोक्ता को ऋणात्मक यहाँ पर क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव के विषय में हिग्स और सेलोटस्की के विचार में थोड़ी सी भिन्नता है। अब ये पहले तो मैं इसको आगे जाकर के डायग्राम जब आएगा तो उसमें स्पष्ट करूंगा कि ये बात क्या कही जा रही है कि पूर्व संतुष्टि स्तर पर लाने हेतु उपभोक्ता को ऋणात्मक क्षतिपूर्ति दी जाती है, कंपेंसेशन दिया जाता है, कॉस्ट वेरिएशन कंपेंसेशन यहाँ पे है। तो वो क्या है वो थोड़ा सा आगे जाकर के हम देखेंगे। पहले यहाँ पे बस केवल इस पोर्शन में इतना देख लें। प्रतिस्थापन प्रभाव के विषय में हिग्स तथा सेल्यूटस्की के विचार में थोड़ी सी भिन्नता है। यानी दोनों ने ही ये विचार दिया लेकिन दोनों में भिन्नता है। भिन्नता का आधार है कीमत परिवर्तन से उत्पन्न वास्तविक आय में परिवर्तन को समाप्त करने हेतु ऋणात्मक या धनात्मक क्षतिपूर्ति में भिन्नता है। इस भिन्नता के कारण कुल कीमत प्रभाव तो दोनों विधियों में एक ही रहता है, परंतु प्रतिस्थापन प्रभाव एवं आय प्रभाव की मात्रा में सापेक्ष भिन्नता पैदा होती है। हिग्स के मतानुसार वास्तविक आय से अभिप्राय पूर्व संतुष्टि स्तर से है, यानी वो उसी तटस्थता वक्र पर रहता है, जबकि सेल्यूटस्की में क्रय शक्ति से है। हिग्स तो दो प्रभाव हुए कि सेल्यूटस्की के अनुसार, हिग्स के अनुसार तो उपभोक्ता की वास्तविक आय से अभिप्राय वो उसी संतुष्टि स्तर पर रहे, और सेल्यूटस्की के अनुसार उसकी उसी क्रय शक्ति की स्थिति में रहे। तो यहां पर हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव में वस्तु की केवल सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन का उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की मांग पर प्रभाव के लिए उसकी मौद्रिक आय में इतनी मात्रा में परिवर्तन किया जाता है जिससे कि उसकी संतुष्टि पूर्व स्तर पर स्थिर रहे। यानी उस प्रतिस्थापन प्रभाव समान अधिमान उसी पूर्ववत अधिमान वक्र पर क्रियाशील रहता है, यानी वो उसी तटस्थता वक्र पर मोमेंट करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। इस हेतु मौद्रिक आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन किया जाता है। आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन क्या होता है और किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसको हल्का सा देखें, फिर आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन उपभोक्ता की मौद्रिक आय में वह परिवर्तन है जो कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की संतुष्टि में हुई वृद्धि को नष्ट कर देता है। मतलब ये कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है। तो वास्तविक आय में इतनी कमी की जाए कि वह उपभोक्ता उसी तटस्थता वक्र पर बना रही है। ये हिग्स का विश्लेषण है। सेल्यूटस्की का विश्लेषण यह है कि सेल्यूटस्की की धारणा है कि वास्तविक आय का अभिप्राय क्रय शक्ति से है। वस्तुओं की पद्धति में कीमत परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन इतनी मात्रा में की जाए जिससे कि उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ववत बंडल ही खरीद सके। इसका अभिप्राय यह है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन पूर्व के साम्य स्तर पर वस्तु की एक्स की मात्रा एक्स की क्रय की जा रही मात्रा की लागत तथा नई कीमत की लागत उसी मात्रा की लागत में अंतर के समान किया जाता है। उसकी क्षतिपूर्ति में परिवर्तन आय को तब लागत अंतर में बदलना होगा। लागत अंतर हुआ कि भाई पूर्व वर्तमान कीमत और वर्तमान मांग मात्रा माइनस ये तो हो गया पूर्व कीमत स्तर और पूर्व मांग मात्रा, ये है
वर्तमान कीमत स्तर और पूर्व मांग मात्रा, इसका अर्थ ये हुआ कि डेल्टा पी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स, यानी कीमतों में परिवर्तन को प्रारंभिक मांग मात्रा से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इस प्रकार यहां पर आय में परिवर्तन लागत अंतर के बराबर किया जाता है, न कि क्षतिपूर्ति प्रभाव के समान। तो ये आगे जाकर के वीडियो में मैं इस बात को पुनः एक बार स्पष्ट करूंगा। जितना मैंने आप आज बताया इतना आप बुक से रिलेटेड करके पढ़िए। तब तक मुझे विदा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।